देखिए जब हम स्टार्ट करते हैं अपना एसिड बेस एंड सोल्ट चैप्टर की नेक्स्ट क्लास, इसमें हमें बेस करना है और बेस का हमने सारी थ्योरी कर ली थी। हमें एक्चुअल में कुछ रिएक्शंस करनी है। तो बेसिस में हमें सबसे पहले जो नेक्स्ट रीडिंग करनी है वो है करनी प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ NaOH। ठीक है, अब देखिए NaOH को सबसे पहले जानते हैं। NaOH का केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका कॉमन नेम, इसको कॉमन जनरल आम भाषा में हम जानते हैं कॉस्टिक सोडा के नाम से। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। ठीक, तो NaOH स्टैंड फॉर कास्टिक सोडा। ठीक, और एक बात ध्यान रखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है तो ध्यान रखेंगे, सॉलिड होता है, व्हाइट कलर का सॉलिड होता है, व्हाइट सॉलिड। फ्लेक्स होते हैं, फ्लेक्स का मतलब पपड़ी। सॉलिड कलर के फ्लेक्स होते हैं जैसे कपूर होता है। ठीक है, इस तरह के फ्लेक्स होते हैं इसके NaOH के। पानी में घोल लेंगे तो NaOH का सॉल्यूशन बन जाएगा। देखिए अब हमें इसकी करनी है प्रिपरेशन। चलिए इसकी यूजेस पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यूजेस भी हमें पढ़नी है इसके। यूजेस हम याद करेंगे। यूज में सबसे पहले इसका यूज होता है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के प्रोडक्शन में। सोप्स एंड डिटर्जेंट के प्रोडक्शन में, सोप्स एंड डिटर्जेंट प्रोडक्शन में। ठीक है, क्योंकि ध्यान रखेंगे सोप्स और डिटर्जेंट के प्रोडक्शन में एक तो कैस्टर ऑयल यूज होता है, यानी कि फैटी एसिड का सोर्स यूज होता है। आगे पढ़ेंगे हालांकि केमिकल रिएक्शन में वो रिएक्शन। और साथ में हम NaOH का यूज करते हैं कॉस्टिक सोडा का। कॉस्टिक सोडा का काम होता है हमारे कैस्टर ऑयल को, यानी कि फैटी एसिड को, किसी भी तरह के ऑयल को सोडियम सोल्ट में कन्वर्ट करना, सोडियम सोल्ट में। और सोडियम सोल्ट ही हमारा क्या होता है, सोप होती है। हमें पर रखा सोप क्या होती है, एक्चुअल में सोप कुछ नहीं होती। सोप्स आर द सोडियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के सोडियम सोल्ट को ही हम क्या बोलते हैं, सोप। एक्चुअल में तो सोप का सबसे कॉमन फॉर्मूला होता है सोडियम स्टीरेट। ये एक एक्स्ट्रा चीज ध्यान रखते हैं, कुछ नहीं पता आ जाए। सोडियम स्टीरेट फॉर्मूला होता है C17H35COOH। ये आपका CONA C17H35COONA। ये Na आ गया, यानी कि सोडियम सोल्ट है, और इसको बोलते हैं स्टीरेट। इस पार्ट को बोलते हैं स्टीरेट। स्टीरेट। और स्टीरेट बनता कैसे, स्टीरेट बनता है स्टीयरिक एसिड से। C17H35COOH को बोलते हैं स्टीयरिक एसिड। स्टीयरिक एसिड। और स्टीयरिक एसिड का होता है, स्टीयरिक एसिड ध्यान रखेंगे, स्टीयरिक एसिड कॉमनली वेजिटेबल ऑयल्स में होता है, जैसे कि आपका कैस्टर ऑयल हो गया, ठीक है, पाम ऑयल हो गया। तो यही कारण है कि हमेशा सोप जो है वेजिटेबल ऑयल से बनती है, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल के अंदर स्टीयरिक एसिड होता है। और स्टीयरिक एसिड कहाँ से आता है, स्टीयरिक एसिड लॉन्ग चेन फैटी एसिड से आता है। ठीक है, फैटी एसिड या ग्लिसराइड्स जिनको बोलते हैं। ठीक है, वो बायोलॉजी में आपने पढ़ा हुआ ग्लिसराइड्स, वो तो अलग बात होगी। चलिए वापस अपने मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। NaOH का दूसरा यूज क्या होता है। NaOH का दूसरा यूज होता है पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री में। इसमें पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री में ब्लीचिंग के काम आता है एक तरह से। ठीक है, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री में, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री यानी कि कागज बनाने के, गत्ते बनाने के। ठीक, उसमें काम आता है। तीसरी चीज हैवी मेटल ट्रीटमेंट में काम आता है। इसके पीछे भी केमिस्ट्री होती है, हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम केवल डायरेक्ट यूज पढ़ेंगे। हैवी मेटल ट्रीटमेंट, हैवी मेटल फिल्ट्रेशन लिख लो फ्रॉम वाटर। हैवी मेटल का मतलब क्या होता है, बहुत हैवी मेटल क्या पढ़ेंगे। हैवी मेटल का मतलब क्या होता है, जैसे कि मर्क्यूरी, लेड, ठीक, क्रोमियम, इस तरह के हैवी मेटल्स अगर हमारे वाटर में पोल्यूट कर दें वाटर को, तो उसको ट्रीटमेंट के लिए हम NaOH यूज करते हैं। NaOH से केमिकली ट्रीट करते हैं, तो हैवी मेटल्स बहुत हद तक प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। ठीक, और हम कुछ यूजेस करते हैं उसके।
हाँ, पेपर पल्प में यूज होता है, साथ साथ ध्यान रखेंगे टेक्सटाइल्स में भी यूज होता है। किसमें यूज होता है? टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा उद्योग में। एक्सप्लोसिव्स बनाने के काम आता है। क्या बनाने के काम आता है? एक्सप्लोसिव्स। एक्सप्लोसिव्स बनाने के काम आता है एनओएच बहुत ज्यादा। ठीक है दीदी, तो इसमें हम जो है आगे बाकी जो यूज हम करेंगे अगर, तो क्वेश्चन के बेस पे करेंगे। मेन यूज यही होते हैं। ठीक है। ठीक है। आखिर में बेचारे को लौट लौट के जाना पड़ा। ठीक है, यूजेस हमारे कंप्लीट हो जाते हैं एनएच के। वैसे तो बहुत ज्यादा यूज होता है, केमिकल इंडस्ट्री में बहुत काम आता है एनएच। यूटेंसिल्स बनाने के भी काम आता है, इवन क्लीनिंग पर्पज के लिए भी काम आता है। ठीक है, बहुत सारे क्लीनिंग पर्पज के लिए काम आता है। लेकिन हम एक मेजर यूज करेंगे जो एनएच के बिना हो ही नहीं सकता, वो है सोप एंड डिटर्जेंट का प्रोडक्शन। ठीक है, एक, हाँ, एक हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, अल्कोहल के प्रोडक्शन में काम आता है। किसमें काम आता है? अल्कोहल के प्रोडक्शन में काम आता है आपका एनएच। ठीक, चलिए अब हम करते हैं इसकी प्रिपरेशन। इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन, प्रिपरेशन का क्वेश्चन जरूर बनेगा, और है भी आपका प्रिपरेशन क्वेश्चन। मैं आपको उसके भी क्वेश्चंस भेज दूंगा। तो एनएच की प्रिपरेशन करने का सबसे बेहतरीन तरीका और सबसे कॉमन मेथड जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोलिसिस। क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस बहुत अच्छे से समझेंगे, तसल्ली से समझेंगे, समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। कोई पूछे आप प्रिपरेशन कैसे करते हो एनएच की? प्रिपरेशन ऑफ एनएच, तो ये ध्यान रखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एनएच करने का सबसे मतलब बेस्ट तरीका जो होता है और मोस्ट कॉमन वे जो होता है केमिस्ट्री में, वो होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। तो कोई पूछे ब्राइन क्या होता है, तो ब्राइन ध्यान रखेंगे, ब्राइन NaCl का एक्वा सॉल्यूशन होता है। ब्राइन एक्वा सॉल्यूशन होता है किसका? NaCl, यानी कि NaCl को, सोडियम क्लोराइड को, अपने खाने के वाले नमक को, कॉमन सोल्ट को अगर पानी में घोल दें तो उसको ब्राइन बोलते हैं। और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो बन उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। चलिए अब समझते हैं इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होता है। हमने एक जार लिया, कोई भी बीकर लिया, उसके अंदर ब्राइन सॉल्यूशन फिल किया, यानी कि NaCl फिल किया। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए सबसे जरूरी कंडीशन क्या होती है? उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स होने चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तब तक पास नहीं करेगी जब तक उसके अंदर दो इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिसिटी तब तक पास दिख क्या पागल है क्या तू? चुप हो जा, इतना ना सावे। इलेक्ट्रिसिटी तब तक पास नहीं करेगी जब तक हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स ना हो, एक कैथोड और एक एनोड। ठीक है, चलिए, क्योंकि सर्किट कंप्लीट तभी होता है जब हमारे पास एटलीस्ट दो इलेक्ट्रोड्स हों। हम मान लेते हैं हमारे पास ये वाली इलेक्ट्रोड कैथोड है और एक दूसरी इलेक्ट्रोड हम मान लेते हैं ये वाली इलेक्ट्रोड हमारे पास एनोड है। चलिए अब देखिए, हम सर्किट कंप्लीट करने के लिए, सर्किट कंप्लीट क्या, अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी सोर्स चाहिए तो हमें एक डीसी वोल्टेज का सोर्स चाहिएगा ना, चाहिएगा। चलिए, हमने डीसी बैटरी लगाई थी। ध्यान रखेंगे दीदी, हम जो इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर जो सोर्स लेंगे वो डीसी बैटरी ही चलेगा, एसी सोर्स उसके अंदर नहीं चल सकता। अच्छा, पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल वाली इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। तो दिस वन इज एनोड। और नेगेटिव टर्मिनल वाली इलेक्ट्रोड को बोलते हैं कैथोड। ये चीज आपको एज इट इज याद ही करनी है, इनके पीछे जो रीजनिंग है कुछ है वो हमें उससे मतलब ही नहीं है, उससे कभी क्वेश्चन नहीं आता। इवन नीट वीट जैसे पेपर में उससे क्वेश्चन नहीं आता, तो हमारे यहाँ तो मतलब ही नहीं कि कैथोड कैथोड क्यों, एनोड एनोड क्यों। ठीक है, ये फिजिक्स की बात है। हमें याद है कि एनोड है, ये कैथोड है। अच्छा, ये NaCl का सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है। एक बात ध्यान रखेंगे, सोल्ट के बारे में छोटी सी बात करते हैं। NaCl एक तरह का सोल्ट है। क्या है NaCl? एक तरह का सोल्ट। हालांकि सोल्ट के बारे में बाद में तो कुछ समय बाद बात करेंगे, जस्ट नेक्स्ट क्लास में। तो ध्यान रखना, कोई भी सोल्ट अगर होगा तो पानी में डिसोल्व करने पे अपने केटायन और एनायन में टूट जाता है, उसको बोलते हैं डिसोसिएशन। तो Na डिसोल्व होने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। Na पॉजिटिव ये है, Na पॉजिटिव एक्वस और ये Cl नेगेटिव एक्वस। ठीक, यानी केटायन और एनायन में आयनाइज हो गया। इस प्रोसेस को हम आयनाइजेशन भी बोल सकते हैं और इस प्रोसेस को हम डिसोसिएशन भी बोल सकते हैं। डिसोसिएशन या आयनाइजेशन होगा किसका? NaCl का। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। अब आप एक बात ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, अब इस सॉल्यूशन के अंदर NaCl भी है, सॉल्यूशन के अंदर NaCl भी है और इस सॉल्यूशन के अंदर Cl नेगेटिव भी है। इस सॉल्यूशन के अंदर NaCl भी है, Cl नेगेटिव भी है। आप बेसिक सी अच्छा सेंस लगाएंगे अगर हम, तो Na के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और तो Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो अट्रैक्ट किस कैथोड, किस इलेक्ट्रोड की तरफ होगा? जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा तो ध्यान रखेंगे Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो अट्रैक्ट होगा कैथोड की तरफ। Cl नेगेटिव की तरफ नेगेटिव चार्ज है तो वो अट्रैक्ट होगा एनोड यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाले की तरफ। ठीक है दीदी, बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, हमारे पास पानी भी है, तो पानी किस किस में टूटता है? बात बताओ, सोचेंगे। पानी जो होता है, पानी भी तो डिसोसिएट हो सकता है, नहीं हो सकता? और पानी का भी कुछ रेशो हमेशा डिसोसिएटेड रहता है। पानी में हमने पढ़ा था, पानी के अंदर 10⁻⁷ मोल पर लीटर कंसंट्रेशन फिक्स रहती है किसकी? H पॉजिटिव की। तो वाटर के अंदर जो होता है, वाटर भी डिसोसिएटेड हो सकता है H पॉजिटिव और साथ में OH नेगेटिव में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। H2O भी डिसोसिएट हो जाता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो यानी कि आपका जो H पॉजिटिव है वो H पॉजिटिव भी तो दौड़ रहा होगा ना, किसकी तरफ? कैथोड की तरफ, बिल्कुल। और आपका OH नेगेटिव भी दौड़ रहा होगा किसकी तरफ? एनोड की तरफ, बिल्कुल।
तो एक्चुअल में आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जब भी आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो हमेशा कैटायन वाली स्पीशीज हमेशा कैथोड की तरफ जाती है, एनायन वाली स्पीशीज एनोड की तरफ जाती है। रूल ध्यान रखेंगे, ये रूल ध्यान रखेंगे। एनायन वाली स्पीशीज हमेशा एनोड की तरफ जाती है और कैटायन वाली स्पीशीज हमेशा कैथोड की तरफ जाती है। और एक बात और ये भी रटेंगे, एनायन एनोड पे जाके हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कैटायन कैथोड पे जाके हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और इलेक्ट्रॉन लूज करने को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करने को ही बोलते हैं। हालांकि नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डीप में पढ़ेंगे, यहाँ पे चूंकि टॉपिक है तो पढ़ना पड़ा। इलेक्ट्रॉन लूज करने को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन गेन करने को बोलते हैं रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन गेन करने को बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है दीदी, ये चीज आप रेड सिम मार्कर से लिखी हुई ध्यान रखेंगे। एनायन हमेशा एनोड की तरफ जाता है क्योंकि एनायन पे होता है नेगेटिव चार्ज, एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज। कैटायन हमेशा कैथोड की तरफ जाता है क्योंकि कैटायन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, एनायन कैथोड पे होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक, एनोड पे इलेक्ट्रॉन लूज करा जाएगा यानी कि ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पे हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करा जाएगा यानी कि रिडक्शन होगा। चलिए ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस केस में यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl के केस में एनोड पे क्या होगा? तो एनोड पे तो फिक्स है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो चलिए रिएक्शन लिखते हैं। और ऑक्सीडेशन किसका होता है ये चीज भी हम अगेन रटेंगे, ये हमें समझनी नहीं है कि एनोड पे जो होता है हमेशा, अच्छा एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा दीदी ध्यान रखेंगे, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। अच्छा ऑक्सीडेशन इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें हमेशा H पॉजिटिव का ऑक्सीडेशन होता है। किसका होता है? H पॉजिटिव का। कुछ इसके अंदर ग्लिच होता है, ग्लिच होता है, एक्सेप्शन होता है कि ऑक्सीडेशन हो तो सकता था Na पॉजिटिव का, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है? H पॉजिटिव का ऑक्सीडेशन होता है। तो देखिए ऑक्सीडेशन होकर बनता क्या है? H पॉजिटिव गिव्स H पॉजिटिव, सॉरी सॉरी एनोड पे एक सेकंड, एनोड पे एनायन जाएगा, सॉरी एनोड पे एनायन जाएगा ना, एनोड पे एनायन जाएगा। एनोड पे Cl नेगेटिव भी जा सकता है, OH नेगेटिव, लेकिन Cl नेगेटिव जाता है। कौन जाता है? Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव एनोड पे जाके ऑक्सीडेशन करेगा यानी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कन्वर्ट हो जाता है Cl2 और प्लस इलेक्ट्रॉन में। ठीक, Cl नेगेटिव एनोड पे जाके ऑक्सीडेशन करेगा यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन में। और बैलेंस अगर हम करें तो इधर Cl2 है तो उधर भी 2Cl होंगे, इधर दो नेगेटिव चार्ज होता है इधर भी दो नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करी जाएगी। ठीक है ध्यान रखेंगे, ये आपकी एनोड की रिएक्शन है। कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पे होता है रिडक्शन, और कैथोड पे भी दो जा सकते हैं जने, या तो Na पॉजिटिव जाए H पॉजिटिव जाए, तो लेकिन ध्यान रखना कैथोड पे H पॉजिटिव जीतता है। तो कैथोड पे रिडक्शन हमेशा H पॉजिटिव का होगा। किसका होगा? H पॉजिटिव होता है। H पॉजिटिव का रिडक्शन होने के बाद क्या होगा? H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। ठीक है दीदी, ये बात ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है, कोई पूछने लगे कि NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान एनोड पे कौन सी गैस निकलती है, तो बताएंगे एनोड पे बबलिंग होगी और एनोड पे जो गैस निकलेगी उस गैस का नाम होता है Cl2। कौन सी गैस निकलती है एनोड पे? Cl2। और कोई पूछे कैथोड पे कौन सी गैस निकलेगी भाई, ध्यान रखेंगे कैथोड पे भी गैस निकलती है, कैथोड पे निकलती है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। ये समझ में आ गया ना आपको गैस क्यों निकलती है? क्यों? क्योंकि कैथोड पे H पॉजिटिव गया, अपना रिडक्शन करवा के H2 में कन्वर्ट हो गया, एनोड पे Cl नेगेटिव गया, अपना ऑक्सीडेशन करवा के Cl2 में कन्वर्ट हो गया। इस वजह से NaCl के सॉल्यूशन में से यानी कि नमकीन पानी, सेम आसान भाषा में नमकीन पानी में से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो हाई वोल्टेज की, तो धीरे धीरे एक इलेक्ट्रोड में से Cl2 निकलनी स्टार्ट हो जाएगी, बबलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी उसके पास से, और दूसरी इलेक्ट्रोड के पास से H2 की बबलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, और धीरे धीरे सॉल्यूशन घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा। ठीक है, जब नेट रिएक्शन पढ़ते हैं, नेट रिएक्शन क्या होती है? तो नेट रिएक्शन अगर देखें तो हम चारों रिएक्शन को ऐड कर देते हैं, इसको फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को और फोर्थ को। चलिए ऐड करके देखते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ रिएक्शन को। वैसे आपको ये ऐड रखने वाला प्रोसीजर नहीं याद करना, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखाता हूँ नेट रिएक्शन आई कहाँ से। NaCl कन्वर्ट हो जाता है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, दूसरा कन्वर्ट हो जाता है आपका H2 कन्वर्ट हो जाता है H पॉजिटिव प्लस OH। क्योंकि बुक्स में जनरली नेट रिएक्शन दे के रखता है, लेकिन ये नहीं पता लगता बच्चों को कि ये नेट रिएक्शन आई कहाँ से, तो H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। तीसरी रिएक्शन है आपकी एनोड वाली, 2Cl नेगेटिव गिव्स Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन,
नीचे वाली रिएक्शन है H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, ठीक है जी। बस एक बात ध्यान रखेंगे, हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम इस इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने का तात्पर्य है 2 से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 H पॉजिटिव हो जाएंगे भाई, 2 से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करने का मतलब 2 इसके साथ भी है, 2 इसके साथ भी है, 2 इसके साथ भी है, 2 इसके साथ भी, 2 इसके साथ भी, 2 इसके साथ भी है, ठीक। ये बैलेंसिंग करने के लिए हमें करना होता है। तो यहाँ पे 2 H पॉजिटिव 2 H पॉजिटिव गए तो नेट रिएक्शन जो बनती है, नेट इक्वेशन जो बनती है वो बनती है NaCl प्लस 2H2O, LHS वाली सारी ऐड कर लो एक तरफा, प्लस 2Cl नेगेटिव। अच्छा नहीं, आप 2Cl नेगेटिव को भी आप देखो एक बार, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई इसको भी कर दो तो यहाँ से 2Cl नेगेटिव से 2Cl नेगेटिव गए, तो ये भी नहीं लिखेंगे हम, तो नेगेटिव वाला क्रॉस वाला कुछ नहीं लिखेंगे, तो खाली NaCl प्लस 2H2 गिव्स, अब इधर जो जो बच रहा है ऐड कर दो, तो इधर बच रहा 2Na पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव प्लस Cl2 प्लस H2, और यहाँ पे फिर 2Na आएगा ना क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हमने उसकी भी करी थी। तो देखिए एक बार, अच्छा इसको हम कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, इसको हम कंबाइन करके NaOH नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो। नेट इक्वेशन जो आपकी बनती है, नेट इक्वेशन आपको याद रखनी है, वो बनती है 2NaCl प्लस 2H2O gives 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, ठीक है जी। ये बात ध्यान रखेंगे, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। एक बार नेट इक्वेशन से भी समझ लेता है हुआ क्या। आपने NaCl लिया, नमक लिया, पानी में घोला और क्या पास करी आपने, इलेक्ट्रिसिटी पास करी, इलेक्ट्रिसिटी पास करी। इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे पानी उड़ गया, पानी कन्वर्ट हो गया H2 में। NaCl किस में कन्वर्ट होता रहा, Cl2 में, यानी कि Cl2 भी बन के गैस बन के उड़ गई, H2 भी गैस बन के उड़ी। क्वेश्चन ये जरूर आया होगा, जरूर आएगा, H2 किस इलेक्ट्रोड के पास से गैस बन के उड़ी, तो बोलेंगे H2 निकली हमेशा कैथोड के पास से। H2 किसके पास से निकली, H2 निकलेगी कैथोड के पास। Cl2 किसके पास निकलेगी, तो ध्यान रखेंगे Cl2 निकलेगी एनोड के पास। और NaOH किसके पास, NaOH कहीं नहीं निकलेगा, NaOH वहीं के वहीं जमा हो जाएगा आपके सॉल्यूशन में, आपके बर्तन में, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा सारा का सारा पानी उड़ चुका होगा गैस की फॉर्म में, ठीक है, Cl2 और H2 की फॉर्म में, केवल वहां पे जो सॉलिड फ्लेक्स बचेंगे, क्या बचेंगे, अल्टीमेटली सॉलिड फ्लेक्स बचेंगे, किसके, NaOH के। आई बात है समझ में। तो आपने स्टार्ट करा था नमकीन पानी से, इलेक्ट्रिसिटी ने उसको 3 चीजों में कन्वर्ट कर दिया, Cl2 बबलिंग करके उड़ गई, H2 बबलिंग करके उड़ गई, बचा क्या नीचे बर्तन में, क्या जमा रहेगा, सॉलिड कलर, सॉलिड व्हाइट कलर के सॉलिड के रूप में वो बचा रहेगा NaOH के सॉलिड फ्लेक्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन थी NaOH की, आपको एज इट इज याद रखनी है। क्वेश्चन यही 3-4 ही बन सकते हैं इसमें से बस, कि कौन सी इलेक्ट्रोड पे क्या चीज निकली, किस फॉर्म में निकली, और किस इलेक्ट्रोड पे क्या रिएक्शन हुई, तो बोल देंगे एनोड पे क्या रिएक्शन हुई, नोट करेंगे आप, कैथोड पे क्या रिएक्शन हुई नोट करेंगे, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है ये भी याद करेंगे, कैथोड पे रिडक्शन होता है ये भी याद करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो हमें सिलेबस में हेडिंग करनी है वो करनी है हमें, चेक कर लेता हूँ किसकी करनी थी। नेक्स्ट हमें करनी है ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। नेक्स्ट जो हमें हेडिंग करनी है वो करनी है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर हमें पता है ये केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है ब्लीच करने के। ब्लीच क्या, अच्छा ब्लीचिंग एक्शन क्या होता है, अगर हम सबसे पहले हम ब्लीचिंग ब्लीचिंग तो हमने बहुत ज्यादा सुना, ब्लीचिंग एक्शन क्या होता है, ब्लीचिंग एक्शन होता है रंग उड़ा देना। ब्लीचिंग का मतलब होता है रंग उड़ा देना। अच्छा केमिकली अगर देखा जाए तो ब्लीचिंग तब होती है जब आप किसी सब्सटेंस में से उसकी डाई वाले पार्ट को ऑक्सीडाइज कर दो,
एक बार रिपीट करता हूँ, अगर आप केमिकल मैकेनिज्म की बात करोगे, कोई भी चीज ब्लीचिंग का काम कब करेगी? तो अगर हम केमिस्ट्री के नजर से देखें, कोई भी चीज ब्लीचिंग का काम तब करेगी जब वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। क्या हो वो चीज? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। और ध्यान रखना, जो भी चीज, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है अपने आप में कि किसी भी ब्लीचिंग सब्सटेंस की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, तो ध्यान रखेंगे ब्लीचिंग सब्सटेंस की मेन कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, इट मस्ट बी ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि अगर वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तभी वो किसी भी कलर या किसी भी डाई वाले सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके उसको दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगा और उसका कलर उड़ जाएगा। क्योंकि किसी भी चीज के अंदर कलर होने का रीजन क्या होता है? कोई डाई होना है या सब्सटेंस। अब हमारे बाल काले हैं, तो हमारे बाल काले भी तो किसी प्रोटीन की वजह से होते होंगे ना। उस प्रोटीन को ब्लीच कर देंगे तो बाल भी काले से गोल्डन हो जाएंगे, ब्राउन हो जाएंगे, या येलो हो जाएंगे, या व्हाइट हो जाएंगे। सिमिलरली किसी कपड़े के अंदर कोई कलर है, तो वो कलर भी किसी डाई की वजह से, उस डाई को अगर हम ऑक्सीडाइज कर दें तो ब्लीच हो जाएगा कपड़ा ऑटोमेटिकली। ठीक है दीदी? तो ध्यान रखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर कहाँ कहाँ काम आता है हमें पता ही है, लिखेंगे तो बहुत अच्छे से। सबसे पहले अब सेकंड सब्सटेंस पढ़ते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर केमिकली फॉर्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2। क्या होता है केमिकल फॉर्मूला ब्लीचिंग पाउडर का? CaOCl2। इसको केमिकल नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हम इसको बोलते हैं। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो आपने तो जरूर देखा होगा, मतलब जनरली ये उसमें यूज होता है, मेकअप इंडस्ट्री वगैरह में यूज होता है ना। हमारा वास्ता पड़ता रहता है डेली लाइफ में। से येलो कलर का सॉलिड पाउडर होता है। कैसा कलर का पाउडर होता है? येलो कलर का सॉलिड पाउडर होता है। स्मेल बड़ी तेज होती है ना, तो स्मेल ध्यान रखना, स्मेल लाइक क्लोरीन। स्मेल लाइक क्लोरीन। ये क्लोरीन की तरह स्मेल करता है। क्लोरीन की स्मेल कैसी होती है? क्लोरीन की स्मेल आपने करी होगी, टंकी में कभी कभी पानी आता है, हर महीने में एक दो बार पानी टंकी में से आ जाता है क्लोरीन की स्मेल वाला। क्योंकि वो पानी को डिसइंफेक्ट करते हैं, ताकि पानी के अंदर, टंकियों के अंदर जो बैक्टीरिया, जो हार्मफुल है ना, फंजाई वगैरह है, कुछ भी जमा होगा, माइक्रोब्स, तो माइक्रोब्स को किल करने के लिए वो पानी को डिसइंफेक्ट करते हैं। और डिसइंफेक्टिंग एजेंट की तरह भी कौन यूज होता है? ब्लीचिंग पाउडर। एक्चुअल में पानी के अंदर जो डिसइंफेक्टिंग एजेंट होता है, जो क्लोरीन वाली स्मेल आती है, वो आती है ब्लीचिंग पाउडर की वजह से। ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं और उसमें से क्लोरीन निकलनी स्टार्ट हो जाती है। तो उस ब्लीचिंग पाउडर के दो काम होते हैं हाथों हाथ। एक तो वो हमारे माइक्रोब्स को किल कर देता है, दूसरा पानी को साफ भी कर देता है, पानी देखने में भी साफ हो जाता है। ठीक है। पानी के अंदर जो एल्गी होगी, थोड़ी बहुत ही फंजाई होगी, बैक्टीरिया वगैरह, उससे जो उसके अंदर कोलोइडल नेचर, जो भी गाद आई होगी, जो भी कीचड़ या जिस तरह का भी उसके अंदर है ना गंदगी आई होगी, वो सारी कलर में भी साफ हो जाती है, और वो बायोलॉजिकली भी माइक्रोब्स किल हो जाते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, येलो सॉलिड कलर का पाउडर होता है ब्लीचिंग पाउडर, और ये क्लोरीन की बहुत तेज स्मेल वाला होता है। ठीक है। उसमें मेकअप वगैरह इंडस्ट्री में भी जब यूज होता है तो छोटे सी डिब्बी में आता है, कितनी तेज स्मेल होती है उसकी, सिर में चढ़ने वाली सीधा। ठीक है। यूज ही कर लेते हैं, चलो पहले इसके सबसे पहले। तो सबसे पहले यूज तो क्या है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री में भी यूज होता है। पेपर एंड पल्प में भी क्यों? पेपर एंड पल्प में भी तो हमें, अब अच्छा, अगर हम पेपर को रिसाइकिल करना है, हमारे घर से तो रंग बिरंगे कागज जाते हैं, स्क्रैप बुक के, पता नहीं कहीं कहीं के शादी के कार्ड या क्या। लेकिन इंडस्ट्री में जाके उनको क्या करना पड़ता है? ब्लीच करना पड़ता है, तभी तो नया पेपर बनेगा ना। आपको पुराना रंग उड़ाना है, तभी तो रिसाइकिल हो पाएगा नया पेपर। तो पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री में यूज होता है। डेकोरेशन में यूज होता है, डेकोरेटिव इंडस्ट्री में, कपड़े वपड़े में, सब में। उसके बाद मेकअप इंडस्ट्री में यूज होता है, बिल्कुल। मेकअप यानी कि कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज होता है। हेयर ब्लीच करवाते हैं लोग, स्किन है ना, स्किन मतलब बॉडी पार्ट्स ब्लीच होते हैं, नेल्स ब्लीच होते हैं। डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है ना, फॉर वाटर।
वाटर सप्लाई में डिसइंफेक्टेंट की तरह कौन यूज होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, हमने अभी अभी पढ़ाई है। ठीक है, लॉन्ड्री में यूज होता है, बिल्कुल टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि लॉन्ड्री। लॉन्ड्री में क्यों यूज होता होगा? कोई गंदगी को साफ करने के लिए। भाई कपड़ों पे गंदगी लग गई, हमें रंग उड़ाना है, कपड़ों पे हल्दी गिर गई, कपड़ों पे आम गिर गया, है ना, मैंगो शेक गिर गया, तो वो चीज कुछ दाग ऐसे होते हैं जो पानी से नहीं उड़ पाते, ड्राई क्लीनिंग से भी नहीं उड़ते, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर से साफ हो जाते हैं वो। ठीक है, चलिए आप इसकी करते हैं प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन। तो ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन बहुत बहुत ज़्यादा आसान होती है। आप क्या करेंगे, आप केवल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने पहले भी पढ़ा था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं, स्लेक्ट लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको स्लेक्ट लाइम बोलते हैं। स्लेक्ट लाइम यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं हम दीदी इसको, मैंने पहले भी समझाया था, इसको बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। कहाँ समझाया था याद करो? मैंने आपको समझाया था एसिड के टेस्ट में। एसिड के टेस्ट को कंफर्म करने के लिए जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो CO2 निकलती है, और CO2 को टेस्ट करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से गुजारते हैं। वो पहले मिल्की होता है, फिर मिल्की में और ज्यादा देर तक गुजारो तो फिर अगेन व्हाइट हो जाता है। ठीक है, चलिए। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेट लाइम से आप क्लोरीन गैस को पास करो, किसको पास करोगे? क्लोरीन गैस को। तो क्या बन जाता है आपका? तो फिर आपका ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है CaOCl2+H2। बहुत आसान रिएक्शन है। ये आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसी को हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। चलिए दीदी, अब केवल हमारे दो ही सोर्स बचते हैं, वो हम कल कर लेंगे। उसके बाद PYQs भी हम इस पे डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास कल करते हैं। चलिए।